आज की शुरुआत एक ऐसे मुद्दे से करेंगे जिसमें भारत ने अमेरिका को साफ बता दिया है कि सिर्फ किसी की डेडलाइन या दबाव देखकर फैसला नहीं लिया जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रेड डील जैसे बड़े मामले में भी भारत ने बिना हिचक अपनी शर्तों पर टिके रहने का फैसला किया? सबसे पहले इसी पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां स्टेटहुड का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस का नाम भी इस बहस में क्यों आ गया? इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक बयान है या कोई बड़ी रणनीति? इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। उधर रूस ने भी भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने डिफेंस सेक्टर में नई चर्चा शुरू कर दी है। आखिर रूस अपनी सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने को तैयार क्यों दिखाई दे रहा है? इसके पीछे सिर्फ दोस्ती है या फिर रूस की अपनी भी कोई बड़ी मजबूरी है? इसे भी डिटेल में समझेंगे। तो आज कई ऐसी खबरें हैं जिनका असर सिर्फ भारत तक नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी पड़ सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। उससे पहले दोस्तों, सपोर्ट के तौर पर कृपया एक लाइक जरूर से कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका की, क्योंकि इस बार ट्रेड डील से ज्यादा चर्चा भारत के रुख की हो रही है। रेफरेंस के लिए न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अमेरिका लगातार चाहता है कि भारत जल्द से जल्द डील फाइनल करे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है सिर्फ जल्दी दिखाने के लिए कोई समझौता नहीं होगा। अगर डील भारत के लिए सही नहीं है तो फिर उसे साइन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ सवाल है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस पर दोनों देश अटक गए? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की पहली मांग बिल्कुल साफ है। भारत बोल रहा है, अगर अमेरिका की मार्केट में चीन और आसियान देशों को ज्यादा फायदा मिलेगा और भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे पड़ेंगे तो फिर हमारे एक्सपोर्टर्स मुकाबला कैसे करेंगे? कम से कम इतना एडवांटेज तो मिलना ही चाहिए कि भारतीय सामान भी बराबरी से कंपटीशन कर सके। लेकिन मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है। भारत की दूसरी बात और भी सीधी है। आज ट्रेड डील साइन कर ली और कुछ महीने बाद अमेरिका ने फिर कोई नया टैरिफ लगा दिया तो फिर ऐसी डील का फायदा ही क्या हुआ? इसलिए भारत चाहता है कि पहले ये भरोसा मिले कि एग्रीमेंट के बाद नियम बार बार नहीं बदलेंगे। यहीं पर बातचीत थोड़ी अटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जिस तरह की साफ गारंटी मांग रहा है वैसी कमिटमेंट अभी तक अमेरिका की तरफ से नहीं आई है। अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, आखिर भारत इस बार इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? कुछ साल पहले शायद भारत पर जल्दी फैसला लेने का दबाव बन सकता था, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पिछले कुछ समय में भारत ने सिर्फ अमेरिका पर भरोसा नहीं रखा, यूरोप, ब्रिटेन, गल्फ देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई दूसरी बड़ी मार्केट्स के साथ भी नए ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। इसका फायदा ये हुआ कि भारतीय एक्सपोर्टर्स के पास अब सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र रास्ता नहीं बचा। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ने के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट पर वैसा असर नहीं पड़ा जैसा कई लोग मान रहे थे। नई मार्केट्स मिलने से भारतीय कंपनियों के पास अब पहले से ज्यादा विकल्प मौजूद हैं। शायद इसी वजह से भारत इस बार किसी डेडलाइन के दबाव में आता हुआ नहीं दिख रहा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी साफ कहा था कि भारत कभी तारीख देखकर नेगोशिएशन नहीं करता। भारत सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर फैसला करता है। यानी इस पूरे मामले में भारत का संदेश बिल्कुल साफ है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील जरूर करनी है, लेकिन ऐसी नहीं जिसका नुकसान आने वाले समय में भारत को उठाना पड़े। अब नेक्स्ट अपडेट जम्मू कश्मीर से है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ स्टेटहुड की नहीं हो रही बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम की भी हो रही है। रेफरेंस के लिए न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। आपको याद होगा, साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। उसी समय केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बार फिर खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही तो क्या अब हमें स्टेटहुड के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? क्या व्हाइट हाउस के बाहर जाकर धरना देना पड़ेगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें दिल्ली में ही आंदोलन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 20 जुलाई के बाद इस मुद्दे पर दिल्ली में धरना दिया जाएगा। अब यहाँ तक तो इसे राजनीतिक बयान माना जा सकता था, लेकिन उसके बाद एक और चीज हुई जिसने इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से चल रहे एक पैरोडी अकाउंट की पोस्ट शेयर कर दी। उस पोस्ट में दावा किया गया था कि ट्रंप भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड मिले। हालांकि वह ट्रंप का आधिकारिक अकाउंट नहीं था, फिर भी उमर अब्दुल्ला ने उसे शेयर करते हुए सिर्फ इतना लिखा, काश ऐसा होता। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी थी या फिर इसके पीछे कोई दूसरी सोच है? क्योंकि पहली बार बयान में ट्रंप का नाम आया, उसके बाद दूसरी बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी वही एंगल सामने आ गया। ऐसे में कुछ लोग मान रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला इस मुद्दे को इंटरनेशनल चर्चा में लाना चाहते हैं ताकि केंद्र सरकार पर बाहरी दबाव भी बने। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक संदेश था जिसे जरूरत से ज्यादा पढ़ा जा रहा है। फिलहाल इतना जरूर है कि ट्रंप और व्हाइट हाउस का नाम इस बहस में आने के बाद
अब यह मामला विदेशी मीडिया की भी नजर में आ गया है। अब आपको क्या लगता है, क्या उमर अब्दुल्ला जानबूझकर इस मुद्दे को इंटरनेशनल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान की तरह ही देखा जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब नेक्स्ट अपडेट भारत और रूस से जुड़ी हुई है, और इस बार बात एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की हो रही है जिसे रूस अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में गिनता है। रेफरेंस के लिए न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत को ऑफर दिया है कि जिस तरह दोनों देशों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, उसी मॉडल पर अब S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी साथ काम किया जाए। यानी सिर्फ खरीदने की बात नहीं हो रही, बल्कि मिलकर बनाने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर रूस अभी ऐसा ऑफर क्यों दे रहा है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह रूस की मौजूदा हालत मानी जा रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में कई जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और मिलिट्री कंपोनेंट्स जुटाना पहले जैसा आसान नहीं रह गया है। यही वजह है कि रूस अब चाहता है कि प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा भारत में हो, क्योंकि भारत के ऊपर ऐसे प्रतिबंध नहीं है। भारतीय कंपनियां जरूरत के हिसाब से दूसरे देशों से पार्ट्स खरीद सकती हैं। इससे रूस का काम भी आसान होगा और प्रोडक्शन भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। एक वजह और भी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस इस समय नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स में निवेश जुटाने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो रूस को फंडिंग भी मिलेगी और भारत को नई टेक्नोलॉजी तक पहुंच भी। अब अगर भारत में S-500 बनता है तो उसका फायदा सिर्फ इतना नहीं होगा कि हमें सिस्टम मिल जाएगा। फायदा यह भी होगा कि मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा भारत के अंदर होगा। ऐसे में भविष्य में सप्लाई और डिलीवरी के मामले में हम पूरी तरह रूस पर निर्भर नहीं रहेंगे। S-400 की तरह लंबा इंतजार भी शायद नहीं करना पड़े। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि S-500 S-400 से भी ज्यादा एडवांस है। यह लंबी दूरी से बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता भी बताई जाती है। वहीं F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी डिटेक्ट करने का दावा किया जाता है। रेंज की बात करें तो जहां S-400 की ऑपरेशनल रेंज करीब 400 किलोमीटर मानी जाती है, वहीं S-500 के लिए लगभग 600 किलोमीटर तक की रेंज बताई जा रही है। इसके अलावा ऊंचाई पर मौजूद टारगेट्स और कुछ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी निशाना बनाने की क्षमता होने का दावा किया जाता है। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत ने S-400 जरूर खरीदा है, लेकिन उसकी पूरी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई। ऐसे में क्या इस समय S-500 प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना सही रहेगा, या पहले S-400 का काम पूरा होना चाहिए? यही वो सवाल है जिस पर आने वाले समय में भारत को फैसला लेना होगा। अब आपको क्या लगता है, भारत को रूस के इस ऑफर पर आगे बढ़ना चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।